नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्विटर पर यूट्यूब नाम से ट्रेंड चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि हम यूट्यूब से मांग करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हुए बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को वापस किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि सोशल मीडिया की सवाल करते हुए आवाज़ों पर पाबंदी लगाने की शुरुआत हो चुकी है। पहले पत्रकार नवीन द्वारा संचालित आर्टिकल 19 के फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया, अब बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को ही बंद कर दिया गया है। यह इशारा है, इसके खिलाफ सभी को आवाज़ बुलंद करनी होगी। नवीन कुमार लिखते हैं कि 27 फरवरी को आर्टिकल 19 का फेसबुक पेज रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, किसी ने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। हम ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं कि बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को बंद करना सीधे सीधे अभिव्यक्ति का गला घोटना है। इसका हर कीमत पर मुकाबला करना होगा, साथ आना होगा। वकील महमूद प्राचा ने चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ईवीएम के बारे में चिंता जताई है। इसका उन्होंने विकल्प भी दिया है। विकल्प पे उनका तर्क है कि एक मतदाता को वीवीपैट पर्ची फिजिकली लेने और उसे मतपेटी में जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। उनका तर्क है कि कुछ सेकंड के लिए कांच के माध्यम से पर्ची को देखना सही अर्थों में वीवीपैट नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर्स के माध्यम से कराए जाने चाहिए। सीजेआई डीबा चंद्रचूड़ ने गुरुवार को दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता फसी एस नरीमन की तारीफ की। सीजेआई ने इस दौरान फली एस नरीमन के भारत के इतिहास में उथल पुथल भरे दौर में पड़े प्रभाव के बारे में बात की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाल ही में संविधान पीठ के फैसले पर उनके निधन से ठीक पहले मुझे एक पत्र मिला था। जब कठिन समय में कई आवाज़ें खामोश हो गईं तो उनकी मजबूत आवाज़ राष्ट्र की आवाज़ थी। उनकी यादें हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में इस कोर्ट में न्याय की सेवा करने वाले कई लोगों के लिए काम करेगी। सीजेआई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फली नरीमन के सम्मान में आयोजित एक फुल कोर्ट रेफरेंस में बोल रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मेरी याचिका पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि चीन ने 2020 से लद्दाख और अरुणाचल में कितनी जमीन हड़प ली है। उन्होंने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई है। स्वामी ने कहा कि मोदी को अब अपना घाटा कम करना चाहिए और अपनी कोई आया नहीं वाली बकवास वापस लेनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और जाने माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने भविष्य में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने इशारा दिया कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार से ही कोई करे। वाड्रा ने कहा कि मैं रायबरेली और अमेठी में 1999 से प्रचार कर रहा हूं। लोग जब देखते हैं कि कैसे बीजेपी ईडी से मुझे हमेशा चुनाव के समय निशाना बनाती है तो लोग मांग करते हैं कि मुझे भी जवाब देने के लिए संसद में आना चाहिए। लोगों की मांग होती है कि मैं संसद में आऊं, फिर चाहे वो रायबरेली सीट हो, अमेठी सीट हो, मुरादाबाद सीट हो, तेलंगाना हो या फिर दिल्ली की कोई सीट हो। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हर विधायक रोजाना अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मैं जेल में हूं, इसलिए मेरे किसी भी दिल्ली वासी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर विधायक रोजाना अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों की समस्याओं पर चर्चा करनी है और उनके मुद्दे को ध्यान से सुनना है। इसके बाद उनकी परेशानी को दूर करना है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याएं ही नहीं, बाकी समस्याएं भी दूर करें। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका नियमित रूप से बयान जारी कर रहा है, जिसे लेकर अब एक पत्रकार ने सवाल पूछा है। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही क्यों आवाज उठा रहा है, पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर खामोश क्यों है। इस सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि दोनों मामलों को एक साथ देखना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में सभी को एक समान कानून और मानवाधिकार के नजरिए से देखा जाए। बता दें, अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई बयान जारी कर चुका है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा है इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन ये निर्णय केजरीवाल का है। बुधवार को सुबह कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद दोपहर में ही गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था वो पार्टी में सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो धर्म से हिंदू हैं और सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। संजय निरुपम को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं संजय निरुपम ने कहा है कि निष्कासन से पहले ही मैंने रात को अपना इस्तीफा भेज दिया था। संजय निरुपम उत्तरी मुंबई से कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। इस बार ये सीट समझौते के तहत शिवसेना यूबीटी के पास है। निरुपम पार्टी पर इस सीट पर समझौता तोड़कर उन्हें टिकट देने की जिद पर अड़े हुए थे। कांग्रेस ने एमबीए और इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए संजय निरुपम के सामने झुकने से इनकार कर दिया। संजय निरुपम ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद कहा है कि मैंने निष्कासन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर कई लॉबी हैं जो आपस में ही लड़ रही हैं और इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में हताशा है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी से निकाले जाने से पहले ही मैं इस्तीफा दे चुका था। पार्टी के अंदर ही कई लॉबियों के बीच टकराव चल रहा है और इससे संगठन गर्त में जा रहा है। मैं धीरज रख रहा था, लेकिन मेरा धीरज टूट गया और जो हुआ वो आपके सामने है। पार्टी के अंतर्द्वंद के कारण कई लोगों में निराशा है। ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस जिस नेहरूवादी विचारधारा पर चलती है वो देश में खत्म हो चुकी है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। पप्पू यादव ने इस सरगर्मी को और तेज कर दिया है। राजद चीफ लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात को अनसुना करते हुए उन्होंने आज पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की। हमेशा से पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जात पात से ऊपर रखा है। सबकी एक ही आवाज़ है, पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी हैं। सपा ने अब मेरठ में मुरादाबाद जैसा उलटफेर किया है। नामांकन के आखिरी दिन अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। प्रधान ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। शाम को उनके टिकट कटने की खबरें सामने आने लगी। वहीं टिकट काटे जाने की अटकलों पर अतुल प्रधान ने कहा है कि अगर उनका टिकट काटा जाता है तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब सपा में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव के द्वारा टिकट देने और फिर अगले ही दिन काटने की हरकतों की काफ़ी लोग निंदा कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसी सीट पर उम्मीदवार बदला हो। इससे पहले पार्टी ने मुरादाबाद, बागपत, वाराणसी और बदायूं जैसी सीट पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। बिजनौर लोकसभा सीट पर भी सपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा मेरठ सीट से उम्मीदवार बदलने पर जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग किस्मत वाले हैं जिन्हें कुछ घंटे के लिए टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। ये पहली बार है जब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि घाटे में चल रही 33 कंपनियों ने भी 582 करोड़ के चुनावी बॉन्ड दान दिए, जिसमें 75% भाजपा को मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी बॉन्ड दान करने वाली कम से कम 45 कंपनियों के फंडिंग स्रोत संदिग्ध है। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट बंटवारे से नाराज कई नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ने की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अरुण कुमार के इस्तीफे के बाद 22 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू में अपनी इस जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे संतोष है कि मेरे छोटे भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता के साथ रामविलास पासवान के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार की धरती हमें दिशा दिखा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद बिहार में लोगों की 5-6 पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने दूसरी बार केरल की वायनाड लोकसभा सीट से बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि पिछले 5 सालों में उन्हें 6 करोड़ रुपए की इनकम हुई है।
शपथ पत्र में राहुल ने अपनी कुल संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख रुपए की बताई है। इससे पहले 2019 में उन्होंने 15 करोड़ 88 लाख रुपए बताए थे। बीते 5 साल में राहुल गांधी की संपत्ति में करीब 5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल के पास 55,000 रुपए नकदी हैं और 26,25,000 रुपए 2 बैंक खातों में जमा हैं। इसके अलावा राहुल ने बताया कि उन्होंने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे हुए हैं, जिसमें उनके 4 करोड़ 33 लाख रुपए जमा हैं। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल गांधी के पास करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।